HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। अचानक घर पहुंचे पोते ने अपनी दादी को नौकरों की तरह काम करते देखा तो अपनी पत्नी को सिखाया ऐसा सबक। अब सुनिए पूरी कहानी। रोहित आज बहुत हैरान और परेशान था क्योंकि आज से अपनी पत्नी की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। बात कुछ समय पहले की थी, जब रोहित के दादाजी की मृत्यु दिल के दौरा पड़ने से हुई थी। तब रोहित अपनी दादी को अपने साथ रहने के लिए ले आया था, लेकिन उसकी पत्नी रोहित की दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन रोहित अपने दादा पर जान छिड़कता था क्योंकि जब रोहित छोटा था तब उसके मम्मी पापा कार एक्सीडेंट हो गया था और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तब से रोहित के दादा ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। आज रोहित सुबह जल्दी दुकान चला गया था, लेकिन उसे अचानक याद आया कि वह अपना मोबाइल घर पर ही भूल गया है। इसलिए थोड़ी देर बाद मोबाइल लेने के लिए घर वापस लौट आया। लेकिन जैसे ही घर लौटा तो उनके कानों से कुछ आवाज आई। ये कड़कती हुई आवाज उसकी पत्नी मीरा की थी। मीरा कह रही थी, बुढ़िया मेरे लिए गर्मा गर्मा चाय बनाकर ला, बाकी का काम किया नहीं। तभी कमला जी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बहू रसोई का काम तो मैं निपटा चुकी हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा मुझसे नहीं किया जाएगा। आज मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी बहू बोली, कोई काम तो तुझसे किया जाता नहीं, हम लोगों का ही दिमाग खराब है जो तुझे अपने घर में भी रखें और तेरी दवाइयों का भी खर्च उठाएं, और तुझे घर का थोड़ा सा काम भी नहीं किया जाता। अगर इतनी ही परेशानी है तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। बहू की बात का जवाब देना कमला जी ने सही नहीं समझा और चुपचाप आंखों में आंसू लिए रसोई घर की तरफ चली गई। तभी अपने कमरे में जाते जाते मीरा ने आवाज लगाई, अब जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, फिर से कमर दर्द का बहाना बनाकर बैठ मत जाना। ये बातें सुनते ही रोहित को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अपनी दादी माँ की ऐसी दशा देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। इतने दर्द के बावजूद भी कमला जी लगातार काम करती जा रही थी। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो उनका पोता रोहित खड़ा था। उसे देखते ही कमला जी के आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन फिर उसी समय उनकी झूठी मुस्कान के पीछे अपने आंसू छुपाते हुए कमला जी बोली, अरे बेटा तुम कब आए। लेकिन रोहित भरी आंखों से अपनी दादी माँ को देखता जा रहा था। कमला जी बोली, क्या हुआ बेटा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी रोते हुए रोहित बोला, दादी माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं। इस घर में रहते हुए आपको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। क्या आपको अपने परिवार पर भरोसा नहीं जो मुझसे इतनी बड़ी बात आपने छुपाई। कहते हुए रोहित फूट फूट कर रोने लगा और अपनी दादी माँ को गले लगाता हुआ बोला, बस दादी माँ अब बहुत हो चुका है। ऐसा करते हुए उसने अपनी दादी माँ के आंसू पूछे। तभी कमरे से मीरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, खाना बनाया नहीं यार, फिर से अपनी कमर का बहाना कर बैठी हो। ऐसा कहते हुए रसोई की तरफ आई, लेकिन सामने अपने पति रोहित को देखते ही मीरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। करीब 6 साल पहले की बात है, जब कमला जी और रामेश्वर जी अपने पोते रोहित की शादी मीरा से करके उसे अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। उस समय तो कमला जी और रामेश्वर जी बहुत खुश थे, ये सोचकर कि बहू के आने से अब घर में रौनक हो जाएगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक ना रही, क्योंकि उनकी बहू में बहू जैसे तो कोई लक्षण थे ही नहीं। वह तो अपने घमंड में ही रहती थी, क्योंकि वह अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी थी। छोटा सा परिवार होने के बावजूद भी मीरा को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। घर का काम करने में उसका मन नहीं लगता था। दिन भर घूमना फिरना, शॉपिंग करना या फिर पार्टियों में जाना, बस यही उसे अच्छा लगता था। कमला जी और रामेश्वर जी को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सोच कर कि अभी बच्ची है, धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा। लेकिन यदि रोहित उसे समझाने लगता तो वह उससे लड़ने को भी तैयार हो जाती। इसलिए घर का माहौल भी बिल्कुल खराब हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब उसे इस तरह उनकी शादी को कई महीने बीत चुके थे। एक दिन तो रात के 12 बजने को आए, लेकिन मीरा अभी तक घर नहीं लौटी थी। रामेश्वर जी और कमला जी परेशानी में इधर उधर घूम रहे थे, बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। तभी रामेश्वर जी ने अपना पोते रोहित को आवाज लगाई और बोले, बहू को फोन लगाकर देखो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी रोहित बोला, बाबूजी कितनी बार उसे फोन कर चुका हूँ, लेकिन वह भी फोन नहीं उठाती। नहीं, अभी ये बातें चल रही थी कि गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। देखा तो मीरा कार से उतर रही थी और जैसे ही घर के अंदर आई तभी कमला जी बोली, बहू रात को देर तक बाहर रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छे घरों की बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता।
आप मेरी जिंदगी में दखल ना दे तो अच्छा रहेगा। अपना भला बुरा मैं अच्छे से जानती हूँ, ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। कमला जी और रामेश्वर जी बहू का ये व्यवहार देखकर हैरान रह गए। पत्नी की ये बात सुनकर रोहित बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी माँ से इस तरह बात करने की? फिर क्या था, उस रात मीरा ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। उसकी आवाज आस पड़ोस के सभी लोग सुन रहे थे और उस दिन के बाद से उसने इस घर में ना रहने की जिद पकड़ ली। आए दिन अपने पति रोहित से केवल एक ही शिकायत करती कि मुझे इस छोटे से घर में रहना पसंद नहीं है, ये घर मुझे पसंद नहीं। प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। ये कहते हुए मीरा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे बहू का बर्ताव और खराब हो गया। लेकिन अब रोहित की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन शाम को रोहित घर लौटा तो मिठाई का डब्बा साथ में लेकर आया और बोला, दादी जी, दादाजी, आप लोग कहाँ हैं? अब अंदर आया तो अपनी दादी माँ के मुंह में मिठाई डालते हुए बोला, दादी माँ, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज मैंने बहुत बड़ा घर खरीद लिया है। अब हम उस घर के एक साथ रहेंगे और मीरा को भी कोई शिकायत नहीं होगी। आज रोहित को कितनी खुशी हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी कमला जी और रामेश्वर जी को हुई कि उनके पोते ने अपनी मेहनत की कमाई से इतने बड़े शहर में बड़ा घर खरीदा। और ये बात सुनकर मीरा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। कमला जी, रामेश्वर जी भगवान की शुक्रिया करने के लिए, भगवान का प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर चले गए। आखिरकार इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए और क्या हो सकती थी। लेकिन मीरा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रोहित हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठा। इतने में मीरा बोली, आपने नए घर में ज्यादा सामान लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत का होगा उतना ही लेकर आएंगे। वैसे दादी माँ और दादाजी तो इसी घर में रहेंगे। जब जिसकी जरूरत होगी हम यहाँ से ले जाया करेंगे। पत्नी की ये बात सुनकर रोहित की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। रोहित बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी दादी माँ और दादाजी यहाँ क्यों रहेंगे? मैं उनका इकलौता पोता हूँ और उनसे अलग नहीं रहूंगा। देखिए जी, मुझे नहीं लगता कि वे दोनों ये घर छोड़कर अपने पोते के घर जाना चाहेंगे। यदि आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप उन्हें नए घर ले चलो, लेकिन फिर मुझे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं उनकी सेवा करूंगी। मीरा ने कितने दुष्ट शब्दों से अपनी बात कह दी थी। रोहित उसे हैरानी से देखता रह गया। और उधर कमला जी, रामेश्वर जी भी मंदिर से वापस लौट आए थे। पोता और बहू के बीच की सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। तभी रामेश्वर जी अंदर आए और बोले, बेटा, घर से तुम लोग जाओगे, हम यहाँ इसी घर में रहेंगे। फिर बहू की ओर देखते हुए रामेश्वर जी बोले, और हाँ, इस उम्र के अभी हमारे हाथ पैर चलते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरे के लिए हम दोनों ही काफी हैं। तुम्हारी पत्नी को उसका नया घर मुबारक हो। गुस्से में रामेश्वर जी ने कहा तो रोहित ने देखा उसके दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आज तक रोहित ने अपने दादाजी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। उसी समय रोते हुए उसने अपने दादाजी के पैर पकड़ लिए और बोला, दादाजी, आपने तो अपनी बात कह दी और मीरा ने भी अपनी बात कह दी, लेकिन मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। मैं आप लोगों से दूर कैसे रहूंगा? अपने पोते को रोता देखकर रामेश्वर जी और कमला जी के आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी कमला जी ने उसे उठाया और अपने गले से लगाते हुए बोली, दिल छोटा मत करो बेटा, हम लोग इसी शहर में तो हैं। जब मन करे मिलने आ जाना, लेकिन दिन में एक बार फोन करके अपनी आवाज जरूर सुना देना। तेरे बूढ़े दादाजी उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन रोहित नहीं माना। नहीं दादाजी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी मीरा बेशर्मी से बोली, तुम्हें तो बस अपने दादाजी की फिक्र है, मेरी इच्छा तुम्हारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। इतना तो उन लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि अपने पोता और बहू की खुशी में ही अपनी खुशी देखें। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। अब मैं तुम्हारे गंवार दादा को और नहीं झेल सकती। इतनी बात सुनते ही रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मीरा पर हाथ उठाने वाला था तो तुरंत रामेश्वर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अपने पोते के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, मेरी विनती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हमारे कारण तुम अपनी गृहस्थी खराब मत करो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग हंसी खुशी से रहो। तुम्हारा रिश्ता खराब होते हुए देखकर हमें भी चैन नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए रामेश्वर जी ने अपने पोते को अपने सीने से लगा लिया। रोहित, उसके दादा और दादी तीनों की आंखों में आंसू थे। वहीं मीरा ये सोचकर खुश थी कि आखिरकार उसकी चाल कामयाब ही हो गई। बस फिर क्या था, 20 दिनों के बाद रोहित और मीरा
नए घर में शिफ्ट हो गए। अपने नए घर में आकर मीरा बहुत खुश थी, लेकिन रोहित अलग रहते हुए भी अपने दादा का खूब ख्याल रखता रहा। हर रोज फोन करके अपने दादा दादी से बात करता, उनका हाल चाल पूछता, हर सप्ताह उनकी जरूरत का सामान लेकर आ जाता। अपनी दादी और दादा के साथ कुछ समय बिताता। इसके दादा को कभी भी कोई भी काम होता तो उसी समय हाजिर हो जाता। रामेश्वर जी को हार्ट अटैक की बीमारी थी, इसलिए उन्हें हर हफ्ते डॉक्टर के पास भी दिखाने के लिए ले जाता था। कभी कभी दिल करता तो अपनी दादी के हाथों का खाना खाने भी अचानक पहुंच जाता। पूरा दिन अपने दादा दादी के साथ बिताता और जिस दिन पोता उसके पास होता उस दिन तो कमला जी रामेश्वर जी का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता। वह दिन तो उन्हें किसी त्योहार से कम नहीं लगता था। एक दिन जब रामेश्वर जी बाजार से घर लौटे तो कमला जी रसोई घर में खाना बना रही थी। अरे कमला, खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है। क्या क्या बनाया है, जरा हम भी तो देखें। रसोई घर में जाकर खाना बनाते हुए कमला जी से रामेश्वर जी बोले और रसोई घर में बने तरह तरह के पकवान खाने लगे। क्या बात है कमला, इतना कुछ पकाकर रखा हुआ है जैसे आज कोई त्योहार हो, लेकिन खाने वाले तो हम दो ही लोग हैं। और ये देखो, मशरूम की सब्जी, गाजर का हलवा, साथ में मनपसंद कचौड़ी और रसमलाई भी बनाई है। लेकिन ये तो बताओ, आज हम पर इतनी मेहरबानी कैसे हो रही है। रामेश्वर जी की बात सुनकर कमला जी मुस्कुराने लगी और फिर बनावटी अंदाज में बोली, अरे आप भी ना हमेशा भूल जाते हैं कि मेरे लिए त्योहार से भी ज्यादा मायने कौन सा दिन रखता है। दरअसल कल रोहित का फोन आया था और बता रहा था कि वे आज हम लोगों से मिलने आएगा, इसलिए सोचा कि उसकी मनपसंद की सब्जियों के साथ साथ कचौड़ी और रसमलाई भी बना लूं। उसे पसंद है ना मेरे हाथ के बने हुए पकवान। पोते का नाम सुनते ही रामेश्वर जी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। तभी कमला जी बोली, जरा खाकर तो बताइए कैसी बनी है कचौड़ी। कमला जी ने कचौड़ी की प्लेट रामेश्वर जी की तरफ की तो अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए रामेश्वर जी उसमें से एक कचौड़ी उठाई और उदास होते हुए रसोई घर के दरवाजे से सटकर खड़े हो गए। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पर अचानक दुख के भाव आ गए थे, शरीर में जैसे जान ही ना हो। कमला जी के चेहरे की तरफ देखते हुए भावुक होते हुए बोले, कमला एक बात बताओ, शादी के बाद बच्चे माँ बाप से दूर क्यों चले जाते हैं? क्या उनके जीवन में माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं रहती? ऐसा कहते हुए आंगन में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और पास में रखा अखबार उठाकर पढ़ने का दिखावा करने लगे। कमला जी उनके दिल का हाल जानती थी। अपने पति का मूड ठीक करने के लिए उन्होंने उनकी मनपसंद बादाम वाला दूध बनाया और गर्मा गर्म दूध गिलास में डालकर ले आई और वहीं पास में रखे स्टूल पर रख दिया। फिर साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछती हुई रामेश्वर जी के पास दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन रामेश्वर जी ने अखबार पढ़ना जारी रखा तो कमला जी ने उनके हाथ से अखबार लेकर एक तरफ रख दिया। फिर बोली, मैं जानती हूँ कि आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए अब तो अखबार के पन्ने आपके आंसुओं से भीग चुके हैं। ऐसा कहते हुए कमला जी ने रामेश्वर जी के आंसू पोंछे और फिर बोली, आप भी हद करते हैं। आपने खुद ही अपने पोते से कहा था अलग मकान में रहने के लिए, जबकि वह तो हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। और उस समय जब मैं उदास हो गई थी तब तो आप मुझसे कहते थे कि मैं बिना मतलब ही उदास हो रही हूँ, बिना मतलब के पोते के लिए रोती रहती हूँ। कुछ ही दूरी पर तो पोते का मकान है, जब दिल करेगा उससे मिल लेंगे। तब तो आप मुझे तसल्ली दिया करते थे, लेकिन आज आप ही अपना धीरज खो रहे हैं। तभी रामेश्वर जी रोते हुए ये बोले, तो क्या करता कमला, अगर उसे अलग रहने के लिए ना कहता तो तुम्हारी बहू हमारे साथ साथ उसका भी जीना दुश्वार कर देती। जब से शादी करके आई है तब से हमारा ये घर उसे छोटा लगता था ना, तो हम लोग उसे उसके स्टैंडर्ड के लगते थे और ना ही ये घर। आए दिन झगड़ा करना तो उसके स्वभाव में था और हम लोग तो उसकी आंखों में जैसे खटकते रहे। अब वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी तो क्या मैं पोते को कहता कि अपनी पत्नी को छोड़ दो और हमारे साथ रहो? पति की बातें सुनकर कमला जी के आंखें भी आंसू से भीग गए, लेकिन फिर तुरंत अपने आंसू छुपाती हुई वह रसोई घर में चली गई। रसोई में जाकर देखा तो कढ़ाई में सब्जी जलने लगी थी। जल्दी से सब्जी की कढ़ाई उतारने के चक्कर में गरम गरम कढ़ाई को पकड़ लिया। उनकी उंगलियां जलने लगी, लेकिन वह उन्हें इतना दर्द नहीं दे रही थी जितना दर्द उन्हें वक्त ने दिया था। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे भगवान, आहो जरा देखो, हमारा पोता आया है। आवाज सुनकर कमला जी जल्दी से बाहर आई तो सामने उनका पोता रोहित खड़ा था। उसे देखते ही उसके गले लग गई। दोनों पति पत्नी का दुख जैसे छूमंतर हो गया था। अपने पोते को देखकर उनकी आंखें फिर से चमक गई
और सारे दुख खुशी में बदल गए। वैसे तो पोते से मिलने के बाद कमला जी और रामेश्वर जी के कुछ दिन बड़े ही खुशी से गुजरते रहे, लेकिन आज जब रोहित अपने घर वापस चला गया तो रामेश्वर जी कुछ ज्यादा ही दुखी हो रहे थे। फिर थोड़ी देर में बोले, कमला मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कमला जी ने देखा उनके पति का ब्लड प्रेशर बहुत चढ़ चुका था। उन्हें घबराहट हो रही थी। देखते ही देखते उनकी हालत बहुत खराब होती गई। तुरंत कमला जी ने अपने पोते को फोन किया। उनका पोता रोहित तुरंत आ गया और उन्हें अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही दिल का दौरा बढ़ चुका था। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ये सब देखकर कमला जी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। इधर रोहित के दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अपने दादाजी की मृत्यु का जिम्मेदार वह स्वयं को मानता रहा, लेकिन अब अपनी दादी माँ को अकेला छोड़ना उन्हें ठीक नहीं समझा और अपने साथ अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी मीरा को दादी माँ का खूब ख्याल रखने को कहा। मीरा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दिन यूं ही बीतने लगे। अब कमला जी कुछ बीमार रहने लगी थी। उनके घुटनों में काफी दर्द रहता था। रोहित उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवा रहा था, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि अब उनकी दादी माँ उसके साथी और बड़े आराम से रह रही है, और उसकी पत्नी मीरा को भी इस बात का कोई दिक्कत नहीं, बल्कि वह तो बड़ा खुश था कि वह उसकी दादी माँ की सेवा करती है। एक दिन रोहित दुकान के लिए जल्दी निकल गया, लेकिन अपना मोबाइल घर पर ही भूल गया था। इसलिए थोड़ी देर के बाद वह अपना मोबाइल लेने के लिए घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही घर लौटा और दरवाजा खोलने लगा तो उसके कानों में एक आवाज आई। ये आवाज उसकी पत्नी मीरा की थी। जो बातें मीरा ने बोली उन्हें सुनकर तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी उसकी दादी माँ के साथ नौकरानी से भी बुरा व्यवहार कर रही है, रोहित को तो अपने आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। अपनी दादी माँ की ऐसी दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा, मैं भी कितना बिजी हो गया था कि दादी माँ के पास बैठने के लिए समय तक ना निकाल पाया। जब से दादाजी का देहांत हुआ था, दादी कितनी अकेली हो चुकी हैं और मैं अपनी जिंदगी इतना ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ कि दादी का दर्द भी ना जान पाया। आज जो बातें मैंने सुनी हैं, क्या ये सब बातें मेरी दादी माँ हर रोज सुनती हैं? इस घर में रहते हुए मेरी दादी माँ को 2 टाइम का खाना भी सुकून से नहीं मिल पाता। लानत है मुझ पर। रोहित का खून खोलने लगा और वह गुस्से से आग बगोला हो गया। उधर कमला जी अपनी बीमारी के बावजूद भी लगातार काम करती जा रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। किसी को मालूम नहीं था कि रोहित दरवाजे पर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही रोहित अपनी दादी के पास आया, कमला जी झूठी मुस्कान के पीछे अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगी। अभी रोहित बोला, दादी माँ, मुझे तो लगता था कि आप यहाँ पर बहुत खुश हैं, बड़े आराम से हैं, लेकिन क्या बेटा मुझे कोई तकलीफ नहीं है? कमला जी ने कहा। और कितना झूठ बोलोगी दादी, आप अपने पोते से आज तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मीरा आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, या फिर आपको अपने परिवार पर भरोसा नहीं था जो मुझे अपने दुख और दर्द परेशानी में भी शामिल नहीं कर सकी? रोहित ने कहा और अपनी दादी माँ का हाथ उठाकर अपने सिर पर रख दिया और फिर बोला, दादी माँ, आपको मेरी कसम है, अगर आपने झूठ बोला तो मुझे सच सच बताइए कि मेरी गैर मौजूदगी में मीरा आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। तभी कमला जी के दिमाग में ये सारी बातें घूमने लगी। किस तरह मीरा रोहित के होने पर अपनी दादी सास का ख्याल रखने का दिखावा करती थी, लेकिन उसके जाते ही वह घर की नौकरानी बना देती थी। अगर कमला जी बहू से कुछ पूछती तो पलटकर जवाब देती कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। कहीं जाने से पहले उन्हें बताकर जाना भी जरूरी नहीं समझती थी। यदि किसी दिन रोहित अपनी दादी माँ की मनपसंद कोई चीज लेकर आता, उन्हें देता, इस बात पर भी उसके जाने के बाद घर में झगड़ा कर देती थी। इसी बात से डरकर कमला जी हमेशा अपने पोते से कहती थी कि बेटा मेरे लिए कुछ मत लाया करो। कमला जी के मना करने के बाद भी रोहित नहीं मानता था। उनके कमरे में टीवी लगा दिया ताकि खाली समय में दादी अपना दिल बहला सके। एक दिन कमला जी का मन हुआ कि थोड़ी देर के लिए टीवी पर भगवत गीता का आनंद ले, लेकिन जैसे ही मीरा ने देखा तो उसके तो जैसे तन बदन में आग लग गई और गुस्से से उसने कमला जी के हाथ से रिमोट छीनकर टीवी बंद कर दिया और बोली, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई तो तू टीवी चलाकर देखने लगी है? तेरे कमरे में पंखा भी चल रहा है, इस सब का बिल कौन भरेगा, तुम या तुम्हारा मरा हुआ पति? मीरा अब अपने बच्चों को भी इस तरह की बातें सिखाने लगी थी। कमला जी के यहाँ रहते हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए आस पड़ोस की कुछ महिलाएं सहेलियां बन गई थी। लेकिन जब भी उनकी कोई सहेली उनसे घर पर मिलने आती
तो बच्चे वहीं बैठकर अपनी दादी की कही गई हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनते थे। वे अपनी सहेलियों के साथ साथ क्या बातें कर रही थी और उनके बाद जाकर अपनी माँ को हर बात बताते। जबकि मीरा अपने बच्चों से कुछ खाने का सामान मंगाती तो बच्चे चीज उनसे छुपा कर लाते और जब कमला जी सोने चली जाती तब खा जाते। एक दो बार कमला जी ने उनसे पूछा, बेटा क्या लेकर आ रहे हो? तो बच्चे बोले, कुछ नहीं दादी, मम्मी ने साबुन मंगाया था वही लेकर आया हूँ। कमला जी सब कुछ समझती थी लेकिन कुछ कहती नहीं थी, परंतु बच्चों को गलत बात सिखाना उन्हें सही नहीं लगा। तो एक बार उन्होंने अपनी बहू से कह दिया कि बहू, बच्चों को ये गलत बातें मत सिखाया करो। अगर तुम लोग मेरे सामने भी कुछ खाओगे तो मैं तुमसे छीन कर खा नहीं लूंगी। लेकिन बहू को तो उनकी हर बात खराब ही लगती थी। गुस्से में आकर बोली, बुढ़िया, इस उम्र में इतना चटोरापन आपके लिए ठीक नहीं। कुछ उल्टा सीधा खाओगी तो बीमार हो जाओगी और वैसे भी बच्चों को क्या मालूम इन सब बातों का। आप तो बिना मतलब ही बच्चों के इल्जाम लगा रही हो। अक्सर रोहित के काम पर जाने के बाद मीरा अपनी सहेलियों के साथ मौज करने चली जाती थी और सारा काम कमला जी पर छोड़ जाती। यदि वे कुछ बोलती तो उल्टी उन्हें चार बातें सुनाने लगती थी। ये सारी बातें कमला जी ने आज तक अपने पोते से नहीं कही थी, लेकिन आज जब रोहित ने उन्हें अपनी कसम दी तो वे खुद को रोक ना पाई और सब कुछ अपने पोते को बता दिया। तभी कमरे में मीरा के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई, खाना बनाया नहीं या फिर अपनी कमर दर्द का बहाना करके लेटी हुई है। ऐसा कहते हुए मीरा चिल्लाते हुए रसोई की तरफ आई, लेकिन सामने अपने पति रोहित को देखते ही उसके होश उड़ गए। इस तरह का व्यवहार देखकर रोहित का खून खौल उठा। उसने खींचकर एक तमाचा अपने पत्नी के मुंह पर मार दिया। मीरा तुरंत चक्कर खाकर जमीन पर गिरने ही वाली थी। फिर थोड़ा संभल कर मीरा बोली, आप कब आए? मैं उस समय आ गया जब तुम बेशर्मी की तरह बात करते हुए मेरी दादी का रोब झाड़ रही थी। मेरी दादी के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर और कितना नीचे गिरोगी तुम क्या जाने मेरी इस दादी के मुझ पर कितना एहसान है। मैं सिर्फ 2 साल का था जब मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक मेरे दादा और दादी जी ने मिलकर ही मेरी देखभाल की, मुझे पाला पोसा बड़ा किया और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। लेकिन तुमने मेरे उन्हीं दादा दादी के साथ ऐसा गलत बर्ताव किया, मुझे उनसे दूर किया। मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। लेकिन बस अब और नहीं। अपनी दादी की सेवा करने के लिए उनका पोता अभी जिंदा है। मेरे रहते हुए उन पर दुख की छाया नहीं पड़ने देना चाहता। रोहित की ये बातें सुनकर मीरा शर्म के मारे जमीन में गड़ती जा रही थी। अपनी दादी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। कमला ने उसे माफ कर दिया, लेकिन मीरा के माफी मांगने के बाद भी रोहित उसे माफ नहीं कर पाया और आज करीब 16 साल के बाद वही मीरा अपने इस मकान के एक कमरे में अकेले पड़ी रहती है। उसका वही बेटा जिसे उसने दादी से चीजें छुपाकर लाने की गलत बात सिखाई थी, उसी बात पर वह आज भी चल रहा था। अपनी पत्नी के लिए सभी चीजें अपनी माँ से छुपाकर लाता, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उसने सिखाया था कि जब दादी के कमरे का दरवाजा खुलता है तो सामने से मत लाना और अगर वह सामने भी आ जाए तो सामान को पीछे छुपा लेना। आज कमला जी तो ये सब याद दिलाने के लिए उसके साथ नहीं थी, लेकिन उनका पोता अपनी माँ को उसके किए के कर्म बार बार याद दिलाता रहता था। क्या इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी इच्छाएं और उसकी भूख क्या खत्म हो जाती है? नहीं ना। लेकिन बेटे और बहू को ये बात समझ में नहीं आती कि कल उन्हें भी इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही आगे फल मिलेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।